नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में खबरें उत्तराखंड से। हल्द्वानी में अवैध मदरसों के खिलाफ आज भी कार्रवाई होगी। रविवार को वन भूलपुरा इलाके में प्रशासन ने 14 अवैध मदरसों को सील किया था। जिन मदरसों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उनके खिलाफ कई तरह की शिकायतें हैं। ये मदरसे बिना मान्यता के ही चल रहे थे, जहां बच्चों के बैठने की व्यवस्था, शौचालय, साफ सफाई कुछ भी ठीक नहीं थी। जिन मदरसों के खिलाफ कार्रवाई हुई है उनमें ज्यादातर मदरसे मस्जिदों के अंदर ही चल रहे हैं। आपको बता दें, धामी सरकार अभी तक प्रदेश में 170 से ज्यादा मदरसों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आज भी एक्शन होगा। अब तक हल्द्वानी में जिले में कितने मदरसे सील किए गए और आज कितने मदरसों पर एक्शन होना है? देखिए, नैनीताल जिले में अभी तक जो है कुल मिला के 20 से ज्यादा मदरसे सील किए जा चुके हैं, लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि कल जो एक्शन था वो कंटिन्यू रहेगा आज, और आज भी मदरसे के खिलाफ जो एक्शन है वो जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर के जो अब मदरसे हैं वो काठगोदाम और इसी बनभूलपुरा इलाके में अभी बचे हुए हैं। बहुत तरीके की शिकायतें इसमें मिल रही हैं। एक तो बच्चों के बैठने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, ठूस ठूस के बच्चे जो है वो बैठाए जाते हैं, और दूसरा सफाई की व्यवस्थाएं नहीं है, सीसीटीवी नहीं है, और ये मदरसों के भीतर पढ़ाया क्या जा रहा है, क्या कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, यह भी बेहद साफ नहीं है। जिस तरीके से गाइडलाइंस जो है कि आप क्या क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। लेकिन इन मदरसों में जो एजुकेशन दी जा रही है वो कहीं ना कहीं संदिग्धता के घेरे में है, और कई मदरसे तो ऐसे हैं जो बिना मान्यता के ही चल रहे हैं। तो इसलिए सरकार इन पर लगातार कार्रवाई कर रही है, और अब जो प्रदेश में ये आंकड़ा कार्रवाई का है वो तकरीबन 153 का पहुंच गया, यानी 153 मदरसों पे सरकार कार्रवाई कर चुकी है। हालांकि कार्रवाई के बाद सरकार इन्हें वक्त दे रही है कि आप अपने दस्तावेज पेश करिए या फिर दस्तावेज अपने दुरुस्त कर लीजिए, उसके बाद ही आपकी मान्यता को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन आपके पास बैठने की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, बच्चों की सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए, और आप क्या कंटेंट पढ़ा रहे हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार ये जानना चाहती है, और बिना मान्यता के, बिना मदरसा बोर्ड और बिना वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन के किसी भी मदरसे को सरकार नहीं चलने देगी। ये मैसेज बिल्कुल साफ है। लेकिन आज काठगोदाम और बनभूलपुरा इलाके जो बचे हुए आपके मदरसे हैं उन पर आज भी कार्रवाई जारी रहेगी। ठीक है, धन्यवाद शैलेंद्र आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो बनभूलपुरा वही इलाका है जहां पहले हिंसा हुई थी, वही इलाका है जहां की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदली और यहां पर कई अवैध गतिविधियों की जानकारी भी मिली थी, जिसके बाद एक्शन लिया गया। धन्यवाद आपका इस वक्त शैलेंद्र पूरी जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड में अवैध और बिना पंजीकरण के चल रहे मदरसों पर धामी सरकार का एक्शन जारी है। पूरे प्रदेश में 170 से ज्यादा मदरसे सील किए गए हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे ये मदरसे, या इनकी गतिविधियां संदिग्ध थी। इन मदरसों की जांच के लिए राज्य सरकार ने विशेष सर्वे टीमें भी गठित की हैं, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर ही जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में रविवार को 14 अवैध मदरसे सील किए गए और आज भी ये काम जारी रहेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री 11 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे और यूसीसी को लेकर आयोजित आभार सम्मेलन में शामिल होंगे। BR अम्बेडकर महामंच सीएम धामी का अभिनंदन करेगा। दलित संगठन उत्तराखंड में यूसीसी लागू किए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार जताएंगे। भेल के केंद्रीय विद्यालय में आयोजित होगा ये कार्यक्रम। रविवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में सुरेश्वरी देवी मंदिर में दर्शन पूजन किए। मां सुरेश्वरी की पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंदिर में ध्वजा भी चढ़ाई और प्रदेशवासियों की सुख शांति की कामना की। उत्तराखंड में प्रशासनिक सुधार की दिशा में सरकार ने कुछ कदम जरूर उठाए हैं। डेपुटेशन नीति बदली है और 3 साल से ज्यादा समय एक ही जगह पर जमे अधिकारियों के ट्रांसफर के निर्देश दिए हैं, लेकिन असली बदलाव जिससे आ सकता है वो आज भी फाइलों में दबा है। क्या है ये मामला, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड की आर्थिक हालत को देखकर कहा जाता है कि आमदनी 98, खर्चा रुपया। बजट का एक बड़ा हिस्सा वेतन, भत्तों की देनदारी में चला जाता है।
ऐसे में विशेषज्ञ लंबे समय से प्रशासनिक ढांचे में सुधार की वकालत करते आ रहे हैं और इसका सबसे अहम हिस्सा है विभागों का पुनर्गठन, जिससे न केवल प्रशासनिक बोझ कम होगा बल्कि आम जनता को भी सेवाएं ज्यादा कुशलता से मिलेंगी। साल 2003 से 2018 के बीच 2 बार इसके लिए समितियों का गठन भी हुआ। रिपोर्ट भी सरकार को दी गई, लेकिन अमल आज तक नहीं हो पाया। कहाँ ज्यादा आवश्यकता है, कहाँ कम आवश्यकता है, किस विभाग में किस प्रकार की समस्याएं आ रही, कैसे उनको निपटा जा सकता है, उसके लिए ये पुनर्गठन एक शुरू में समिति बनी थी जब जेसी पंत साहब उसके अध्यक्ष थे। दरअसल यूपी से लिए गए उत्तराखंड के प्रशासनिक ढांचे में कई विभाग ऐसे हैं जिनके काम एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। समिति ने अपनी सिफारिश में कुछ विभागों की कार्यप्रणाली में सुधार पर जोर दिया था, तो दर्जनों विभाग के पुनर्गठन या फिर उन्हें मर्ज करने की बात कही थी। जिन विभागों के पुनर्गठन या मर्ज की सिफारिश की गई थी उनमें सिंचाई विभाग और लघु सिंचाई विभाग, प्राइमरी शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग में निदेशालय के अधिकारियों को हफ्ते में कुछ दिन अस्पताल में तैनाती, पर्यावरण और वन विभाग, श्रम और कौशल विकास विभाग, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल विकास निगम, जल निगम और जल संस्थान। देखिए, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ इससे कई विभाग ऐसे हैं जिनमें आपस में अगर समन्वय बेहतर होता है तो बेहतर और तीव्र गति से परिणाम आते हैं। तो मसलन जैसे कृषि उद्यान को, जब मैं कृषि मंत्री रहा तो कृषि और उद्यान को एक ही विभाग बना करके वो दोनों में समन्वय हुआ, क्योंकि उसी खेत में कृषि का काम भी होता है, उसी में बागवानी भी होती है। तो इसलिए इसी तरह लघु सिंचाई और सिंचाई है, तो इस राज्य में समझता हूँ लघु सिंचाई इनको भी एक ही विभाग होना चाहिए। टूरिज्म डेवलपमेंट के मुझे लगता है फॉरेस्ट और टूरिज्म का आपस में वो होना चाहिए। हालांकि समय समय पर सरकारों ने सिस्टम में सुधार के लिए कई फैसले भी लिए। साल 2020 में सरकार ने ऐसे ही एक सुधार के तहत 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बीमार और लापरवाह कर्मचारियों को जबरन रिटायर करने के आदेश जारी किए, लेकिन ये आदेश फाइलों से बाहर नहीं आ पाए। पुनर्गठन समिति की रिपोर्ट को भी सिस्टम की सर्जरी के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से ये फाइल भी कभी ऑपरेशन टेबल तक नहीं पहुंच पाई। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। बीते दिनों गुजरात में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, जिसमें कुमाऊं के 5 विधायक नदारद रहे और ऐसे में पार्टी मुश्किल में है, तो बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का एक और मौका मिल गया है। उत्तराखंड कांग्रेस का हाल किसी से छिपा नहीं है। 2014 के बाद पार्टी को पहाड़ी राज्य में लगातार झटके लगे हैं। कभी विधायकों ने यहां हाथ का दामन छोड़ा तो कभी टॉप की लीडरशिप रातों रात बीजेपी में शामिल हो गई। बावजूद इसके लगता है कांग्रेस संगठन अभी भी पटरी में नहीं आया है। उत्तराखंड कांग्रेस में नेताओं की गुटबाजी जग जाहिर है। बीते दिनों गुजरात में हुए राष्ट्रीय अधिवेशन को जहां पार्टी की एकजुटता के रूप में पेश किया जा रहा है, वहीं इस अधिवेशन से कुमाऊं के 5 कांग्रेसी विधायकों ने किनारा कर लिया कि जब आपकी पार्टी का एक राष्ट्रीय सम्मेलन हो जो देश को के हालात पर विचार करता हो, उस समय सबको उपस्थित होना चाहिए। और गुजरात के सम्मेलन से कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्साहित हुआ है, तो क्या उनकी मजबूरी इतने वो जा सकते हैं अगर। कुमाऊं की अल्मोड़ा और नैनीताल लोकसभा में कांग्रेस के फिलहाल 11 विधायक हैं, लेकिन राष्ट्रीय अधिवेशन से अल्मोड़ा लोकसभा के मदन बिष्ट, मयूख महर और खुशाल अधिकारी ने पूरी तरह से दूरी बनाए रखी। कुछ ऐसा ही नजारा नैनीताल लोकसभा में भी देखने को मिला। इस लोकसभा में कांग्रेस के 6 विधायक हैं, लेकिन राष्ट्रीय अधिवेशन में किच्छा के विधायक तिलक राज बेहड़ और ननकमत्ता के गोपाल राणा कहीं नजर नहीं आए। राष्ट्रीय अधिवेशन से 5 विधायकों की दूरी जहां सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र बनी है, तो वहीं विरोधी भी इसी बहाने कांग्रेस की गुटबाजी पर चटकारे ले रहे हैं। उनकी कांग्रेस जो है बहुत सारे गुटों की बनी हुई पार्टी है, गुटबाजी में पार्टी है, अलग अलग नेता हैं, अलग अलग नेताओं के लोग हैं। और ये चूंकि एक परिवार ये पार्टी चलाता है, तो बहुत सारे लोग जो है उस परिवार के साथ इसलिए खड़े रहते हैं कि भाई उनको सामाजिक जीवन में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम रखा है। कांग्रेस के कई विधायकों का बीजेपी सरकार से प्यार भी आए दिन जगजाहिर होता रहता है। यही नहीं, कई विधायक अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा करने से बाज नहीं आते।
वहीं ये चर्चाएं भी तेज हो रही हैं कि कुछ कांग्रेसी विधायक 2027 के रण से पहले नया ठिकाना तलाश रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा के लिए बम्पर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। अब तक रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 16 लाख के पार पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम के लिए 5,62,000 रजिस्ट्रेशन हुए। वहीं बद्रीनाथ धाम के लिए 5 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं, तो गंगोत्री धाम के लिए 3 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया। यमुनोत्री धाम के लिए भी 2,74,000 लोग अब तक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। चारधाम यात्रा में इस बार स्वास्थ्य विभाग को डॉक्टर्स की कमी से जूझना नहीं पड़ेगा। यात्रा रूट पर पहली बार पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल ट्रेनी डॉक्टर्स भी तैनात किए जा सकेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल ट्रेनी डॉक्टर्स को यात्रा मार्ग पर तैनात के स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने हरी झंडी दे दी है। तो आपको बता दें, पहली बार ये व्यवस्था की गई है। पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर यात्रा रूट पर सेवा देकर डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम प्रमाण पत्र हासिल कर सकेंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने स्पष्ट किया है कि यात्रा के दौरान दी गई सेवाएं क्लिनिकल रोटेशन या डीआरपी के अंतर्गत मान्य होंगी और डॉक्टर्स को इसके लिए अलग से 3 महीने की ट्रेनिंग नहीं करनी होगी। तो यात्रा शुरू होने में महज 2 हफ्ते का वक्त बचा है और ऐसे में विभागों पर तैयारियों का दबाव बहुत ज्यादा है। सबसे महत्वपूर्ण है रोड कनेक्टिविटी, जिस पर पीडब्ल्यूडी सचिव का कहना है कि पीडब्ल्यूडी के अलावा बीआरओ और एनएचआईडीसीएल 3 एजेंसियों के पास सड़क का काम है। उन्होंने कहा कि 25 अप्रैल डेडलाइन दी गई है। 25 अप्रैल तक सड़कों से जुड़े सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे। 3 एजेंसीज काम कर रही हैं सड़क के ऊपर। एक एनएच पीडब्ल्यूडी डिवीजन काम करता है, इसके अलावा बीआरओ के पास कुछ पोर्शन है और कुछ पोर्शन एनएचआईडीसीएल एक भारत सरकार की कंपनी उनके पास भी है। इसके अलावा राज्य सरकार की जो टीमें हैं वो अलग से काम करती हैं और लगातार हम लोग क्योंकि पिछले 3 महीने से रिव्यू कर रहे हैं इसमें, तो कल भी मैंने डिटेल रिव्यू किया। उसमें सभी टीमों ने मुझे आश्वस्त किया है कि ये 25 अप्रैल तक जो भी सतह सुधारीकरण का काम है या जो और रंगाई पुताई का काम है या जो भी मलबा आया था उसको हटाना है, जो माइनर रिपेयर वगैरह, ये काम कंप्लीट कर। देश की न्याय व्यवस्था में जल्द ही एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई टूल्स के जरिए मुकदमों की सुनवाई का रास्ता खुलने जा रहा है। देहरादून में हुई नॉर्थ जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस में इस दिशा में अहम चर्चा हुई। इस कॉन्फ्रेंस में देश के कई राज्यों से आए न्यायाधीशों ने सालों से लंबित मामलों, मीडिया ट्रायल और न्याय प्रणाली को तेज और पारदर्शी बनाने को लेकर मंथन किया। देश में फिलहाल तकरीबन 3.5 करोड़ से ज्यादा मुकदमे जो मामले हैं वो लंबित हैं, जिनमें कई पिछले 30 से 40 सालों से न्याय की बाट जो रहे हैं और ऐसे में न्यायालयों की कार्यप्रणाली को डिजिटल और एआई आधारित करने की जरूरत अब और ज्यादा महसूस की जा रही है। न्यायालयों में 3.5 करोड़ से ऊपर मुकदमे लंबित हैं। उन मुकदमों को कैसे त्वरित रूप से निस्तारित किया जाए, जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी हैं कैसे उनकी मदद ली जाए, मीडिया, एआई टेक्निक्स, कैसे इनके सहारे हम सही तरीके से केसेस को त्वरित गति से और प्रभावकारी तरीके से उनका न्याय निर्णय कर सकें, ये सब विषय पे चर्चा हुई। नैनीताल में प्रशासन की अव्यवस्थाओं के साथ लूट भी शुरू हो गई है। शहर के आसपास की सड़कों से जाम ही नहीं हट रहा, तो शटल के साथ अन्य सुविधाओं का भी टोटा है। 5 से 6 घंटों के जाम से देश भर से आए सैलानी परेशान हो रहे हैं। वहीं आने जाने के लिए गाड़ियां न होने की वजह से भी लोग परेशान हैं। खास बात यह है कि नैनीताल में टैक्सी चालक भी सैलानियों से जमकर पैसे वसूल रहे हैं और तय किराए से कई गुना ज्यादा पैसे हल्द्वानी और आसपास आने जाने के लिए मांग रहे हैं। आपको बता दें, नैनीताल 4 दिन की छुट्टियों में पैक है, जिसकी वजह से पर्यटक शटल सेवा और सरकारी गाड़ियां नहीं मिलने से नाराज हैं। साथ ही घंटों के जाम ने भी इनके लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। यहाँ पे 1.5 घंटे से बसें नहीं आ रही हैं और जो प्राइवेट टैक्सी वाले हैं वो रेट ज़्यादा बता रहे हैं, 7-8 हज़ार रुपये ले रहे हैं यहाँ से। कितनी देर से जाम में फंसे हुए? 4 से 5 घंटे हो गए जाम में। सुबह कितने बजे आ गए थे यहाँ पर? सुबह हम 12 बजे जाम में फंसे हुए हैं। अभी तक का जाम नहीं खुला? अभी जाम नहीं खुला। व्यवस्थाओं को लेके क्या कहना चाहेंगे आप? व्यवस्थाएं तो बिल्कुल बेकार है यहाँ की।
क्योंकि 4-5 घंटे हो गए, बच्चे ही परेशान हो गए गाड़ी में। यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग 16 अप्रैल को आर पार होगी और टनल के ब्रेक थ्रू के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां मौजूद होंगे, जिसे लेकर DOM ने सिलक्यारा सुरंग का जायजा लिया और इसके बाद स्यालना गांव में बने हेलीपैड का भी निरीक्षण किया। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। ब्रेक थ्रू पर सीएम धामी मौजूद होंगे। और माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी का आना प्रस्तावित है, तो उसी कार्यक्रम के सिलसिले में आज हम लोग SP मैडम के साथ यहाँ एक इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं। तो अंदर तक जहाँ इनका ब्रेक थ्रू वाला पॉइंट जो लास्ट अभी रुका हुआ है, वहाँ तक हम लोगों ने भ्रमण किया और ठीक है, अच्छा रूट बना है। तो जैसे वो पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा 16 तारीख को या उससे पहले, जब भी ये लोग करना चाहते हैं, तो फिर हम लोग जो यहाँ से लेके कोलगांव पर पहुँच जाएंगे। उत्तराखंड में सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रोजाना कैंसर के मरीज आते हैं, लेकिन एम्स ऋषिकेश को छोड़कर कोई ऐसा अस्पताल नहीं जहां कैंसर का पूरा इलाज हो सके। इसी पर दिखाते हैं हमको ये रिपोर्ट। दून मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में रोजाना 10 से 15 पेशेंट कैंसर के इलाज के लिए आते हैं, लेकिन राजधानी का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद यहाँ कैंसर जैसी बीमारी का पूरा इलाज नहीं। कीमोथेरेपी से लेकर टारगेट थेरेपी तो अस्पताल में हो जाएगी, लेकिन अगर रेडियोथेरेपी और ब्रेकीथेरेपी की नौबत आई तो मरीजों को हिमालयन अस्पताल, जॉली ग्रांट या ऋषिकेश एम्स का रुख करना पड़ता है। वहाँ भी मरीजों का इतना लोड है कि मरीज का नंबर आसानी से आना मुश्किल है। ये मशीनें जो भी है, जब 1 साल से इलाज चला तो मशीनें जरूर होनी चाहिए यहाँ पर। 1 साल से बंदा यहाँ चल रहा, अब फिर दूसरे साल में पता वहाँ नई रिपोर्टें करेंगे, नए वो होंगे, तो इतने तो मरीज बेकार हो लगा, दूसरे हॉस्पिटल में ले जाएंगे हम। तो ये मशीनें हर तरह की होनी चाहिए ना, यहाँ पर इतना बड़ा हॉस्पिटल है ये। डॉक्टर भी मानते हैं कि उनके सामने भी दिक्कत है कि टारगेट थेरेपी और कीमोथेरेपी दे सकते हैं, लेकिन रेडिएशन या ब्रेकीथेरेपी के लिए यूनिट नहीं है। सरकार को इसमें काम करना चाहिए। चूँकि रेडिएशन हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो हमें एम्स या दूसरी संस्थाओं में भेजना होता है। बाकी इलाज हम यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं। कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी वगैरह यहाँ पे उपलब्ध भी है आयुष्मान लोगों के लिए, और कोशिश करना है कि रेडिएशन की यूनिट जल्दी आ जाए। मैं अनुरोध करना चाहूँगी, हमारे पास दून हॉस्पिटल है और उस तरह से श्रीनगर में जो गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अभी कैंसर की मशीन नहीं आई है, तो स्कोप है यहाँ पे मशीन्स का। अभी 3-4 और गवर्नमेंट के हॉस्पिटल आए हैं, तो जहाँ गवर्नमेंट को हमारा सहयोग चाहिए होगा। आज की तारीख में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी आम होती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद अगर इस बीमारी के इलाज के लिए मरीज दर दर भटके तो आप समझ सकते हैं कि हेल्थ सेक्टर में उत्तराखंड कितना पीछे है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में जंगलों में आग लगने की घटनाओं का ग्राफ बढ़ रहा है, जिसमें 104 हेक्टेयर एरिया अभी तक आग की चपेट में आ चुका है। 1200 लीसा घाव वाले पेड़ भी प्रभावित हुए हैं, तो 2.5 हेक्टेयर एरिया में प्लांटेशन वर्क भी आग की चपेट में आ गया। आग लगने की सबसे अधिक घटनाएं गढ़वाल रीजन में हुई हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोगों से सहयोग की अपील कर रहा है। विभाग का कहना है कि जंगल में कहीं भी आग लगने पर टोल फ्री नंबर 1926 पर वन विभाग को जानकारी दें। हेल्पलाइन नंबर 1926 भी जो है वो अभी चालू किया है, तो यदि कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में कोई आग लगने की घटना जो है देखते हैं तो उसकी सूचना जरूर हमारे ये हेल्पलाइन नंबर पे दें। देहरादून के सहस्त्रधारा में हुई मारपीट मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लड़कों को गिरफ्तार किया, जबकि युवतियों की भी पुलिस तलाश कर रही है। दरअसल सहस्त्रधारा में मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक युवक की 2 लड़कियां पिटाई करती नजर आ रही हैं, जिसके बाद युवक अपने साथी के साथ गाड़ी से भाग जाता है। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने क्या किया? हरिद्वार में एक घर में किंग कोबरा घुस आया।
बिलकवेश्वर कॉलोनी के घर में तकरीबन 18 फीट लंबे किंग कोबरा को देखकर लोग हक्के बक्के रह गए। वन विभाग को जानकारी दी गई। सूचना पाकर वन विभाग की टीम पहुंची और विशाल काय सांप का रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद सांप को जंगल में छोड़ा गया। हल्द्वानी में घनी आबादी के बीच गुलदार की चहलकदमी से लोगों में खौफ है। यहां कमलुआगंज इलाके के एक घर में 3 गुलदार घुस गए, जिसका वीडियो सामने आया, जिसके बाद वन विभाग की टीम को जानकारी दी गई। इलाके के लोगों का कहना है कि कई दिनों से गुलदार की चहलकदमी दिख रही है। वहीं लोगों ने वन विभाग से इसे पकड़ने की मांग की है। कल रात जब मैं 9:47 पर अपने घर पहुंचा तो वहां मेरे घर के बाहर निकलते हुए तेंदुए को मैंने अपने देखा। उसके बाद गांव के बाकी लोगों को इस बारे में जानकारी दी और सजग करा। उसके बाद वन विभाग की टीम को भी मेरे द्वारा जब बताया गया तो उनके द्वारा 3-4 लोग वहां पर आए थे। उन्होंने हल्का सर्चिंग करी और वो चले। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को समर्पित कत्यूर महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। महोत्सव की शुरुआत रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ हुई है। महोत्सव का आयोजन बैजनाथ और कौसानी जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। 11वीं सदी का जो इतिहास है, उस समय इतने प्रकार के औजार भी नहीं होंगे, टेक्नोलॉजी भी नहीं होगी, मगर उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ व्यवस्थाएं संभाली होंगी अलग अलग समय में, मगर कत्यूरों के जब उन्होंने अपनी संभाली व्यवस्थाएं तो उनके अंश छोड़ के गए। इसलिए इस क्षेत्र के लोगों ने कत्यूर महोत्सव को मनाने का संकल्प लिया है। उनको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं पहाड़ टॉप 10 में। रुड़की के चंद्रशेखर चौक पर एक चलती बाइक में आग लग गई। बाइक सवार सकुशल फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। रुड़की में बैशाखी स्नान पर लोगों को जाम से जूझना पड़ा। वीकेंड की वजह से भारी संख्या में लोग पहुंचे। प्रशासन की तैयारियां फेल दिखी। उत्तरकाशी के खरसाली में लोगों ने यमुनोत्री धाम के लिए निर्माणाधीन रोपवे का काम बंद करवा दिया। कार्यदायी संस्था के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए वादाखिलाफी के आरोप लगाए। अल्मोड़ा में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार का पुतला फूंका, जमकर नारेबाजी की। देहरादून में भी कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया, सरकार का पुतला फूंका। हरिद्वार में डीएम ने 2 से ज्यादा लाइसेंसी हथियार रखने वालों को चेतावनी जारी की और कहा कि अगर किसी के पास 2 से ज्यादा लाइसेंसी हथियार हैं तो वो तीसरे हथियार को जमा करवा दे। रानीखेत के चौबटिया गार्डन का नीदरलैंड से आई टीम ने दौरा किया और यहां की बागवानी को देखा। रुद्रप्रयाग के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अगस्त मुनि की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक किया, लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। रुद्रप्रयाग के केदार घाटी में 15 अप्रैल से प्रसिद्ध जाख मेला होगा, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। मेले में दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। विकासनगर के ढकरानी गांव में बावड़ी में ऐतिहासिक मेले की शुरुआत हो चुकी है। इस मेले का उद्घाटन विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने किया। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। म्यूचुअल फंड सही। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।